गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? बफर का आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, बफर क्या होते हैं, उसके आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये सब पढ़ा था। ठीक है, अभी अब इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बफर के बारे में है, लेकिन क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर होंगे? मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, कैलकुलेशन मेथड एंड इम्पोर्टेंस। मतलब बफर का इम्पोर्टेंस क्या है, टोनिसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, या फिर कौन कौन से कैलकुलेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें से पहला जो आपका पॉइंट आता है वो क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मेजर ऑफ टोनिसिटी होता क्या है। ठीक है, पता है? नहीं पता है ना? नहीं पता, बस। तो ये होता है, पहले टोनिसिटी पता है कि क्या होता है? मेजरमेंट पता है क्या होता है? क्या होता है? वाह, कुछ तो पता है। मेजरमेंट, ठीक है, तो ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी में चलो, मेजर का मतलब तो पता है, अब टोनिसिटी जानेंगे क्या होता है। ठीक है, मेजर का मतलब कोई चीज को कैलकुलेट करना, वे करना, उसका वॉल्यूम का पता करना। ठीक है, ये सब आते हैं किसमें? आपके मेजरमेंट में। अब टोनिसिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर दैट अ बफर सॉल्यूशन एक्सर्ट्स ऑन सेल्स, पर्टिकुलरली हाउ इट अफेक्ट्स वाटर मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है, टोनिसिटी क्या होता है? आपका एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब बताओ, यहाँ पे देखो दो तरह के होते हैं, एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एक आपका रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपका? पहले ये देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर, एक मिनट रुको, तुम लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये आपका क्या है? दो तरह का है। ठीक है, तो रिलेटिव ऑस्मोटिक पहले पढ़ेंगे हम क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। क्या होता है? प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। मतलब कि आपके बॉडी फ्लूइड्स, मतलब वाटर की जो मूवमेंट होते हैं आपके बॉडी में, उसको हम अगर स्टॉप करना, अगर रोकना चाहते हैं, तो हम कौन सा प्रेशर यूज करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर का। सिंपल सी बात है कि अगर हमको क्या करना है, वाटर की मूवमेंट अपने बॉडी में रोकना है, तो हम कौन सा प्रेशर अप्लाई करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब है रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या बताता है आपको कि टेल्स अस वेदर द बफर इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक। ठीक है, कंपेयर टू सेल्स और अदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, हम बेसिकली क्या करते हैं कि मतलब जो आपका सॉल्यूशन होता है, मतलब कि बफर सॉल्यूशन होता है, हम उसको क्या करते हैं? आइसोटोनिक बनाते हैं, ताकि वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के साथ जाके बैलेंस करके काम कर सके, ताकि उसका भी सॉल्ट कंसंट्रेशन सेम हो और बॉडी फ्लूइड्स का भी सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें कि जो आपका रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो आपका बताता है कि जो आपका बफर है वो हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है एज कंपेयर टू सेल्स और अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब बॉडी फ्लूइड्स हो गया आपके, और जो आपका बफर सॉल्यूशन, जो भी आपने सॉल्यूशन बनाए हैं उसका। तो ये हो गया क्लियर आपका कि ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या है? बॉडी में जो वाटर की मूवमेंट होती है उसको रोकने का। और आपका रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? हाँ, कि मतलब जो बफर है आपका वो हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा? ठीक है, और हाइपोटोनिक में, ठीक है, और आइसोटोनिक में है ना, मतलब कि ब्लड का कंसंट्रेशन, मतलब कि आपके बॉडी फ्लूइड्स के कंसंट्रेशन क्या? ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो आपके किसके बराबर होगा? बॉडी फ्लूइड्स का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया क्या आपका? आइसोटोनिक। और आपका हाइपरटोनिक क्या हो गया? जिसमें बर्स्ट किस में होता है? और सेल किस में बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है? कौन से केस में? हाइपो में या हाइपर में? और एक में देखो क्या था, एक में था कि आपका नॉर्मल, जो क्या था? आइसोटोनिक। ठीक है, एक था आपका हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या था? मतलब कि एक में आपका था क्या? सिकुड़ जाता है, एक में क्या था आपका? फट जाता है। अब ये बताओ कि हाइपरटोनिक में फटेगा या हाइपोटोनिक में फटेगा? और हाइपरटोनिक में सिकुड़ जाएगा, क्रिसेंट शेप का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, तीनों क्लियर है?
ठीक है। एक में आपका सेल बर्स्ट होगा, दूसरे में आपका सेल सिकुड़ जाएगा, तीसरे में आपका जो आपका बॉडी फ्लूइड्स का जो क्या होगा, सेम कंसंट्रेशन होगा एज कंपेयर टू, ठीक है। क्लियर है? चलो कम से कम कुछ तो क्लियर है। अब हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको पता चल गया, रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं, देखो, इट रेफर्स टू द रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर दैट अ बफर सॉल्यूशन एक्सर्ट्स ऑन सेल। क्या करेगा ये प्रेशर जो लगाएगा वो किस पे लगाएगा? सेल के ऊपर लगाएगा। अब सेल के ऊपर जब ये प्रेशर लगाया गया तो हमको उसी से पता चलेगा कि ये जो है ये क्या है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है ना, इसी से पता चलता है ना। तभी तो वो बर्स्ट होता है या सिकुड़ जाता है ना, या सेम पता चलता है कि हाँ इसका लेवल दोनों का सेम है, ठीक है। आप कहते हैं कि पर्टिकुलरली हाउ इट अफेक्ट्स वाटर मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अगर सिंपल में मतलब इसके बारे में जानो तो क्या कहता है कि ये जो आपका करता है, जो आपके मतलब सेल के आसपास जो वाटर की मूवमेंट होती है उसको अफेक्ट करता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का ये भी तो काम है ना कि वाटर के मूवमेंट को रोकना, ठीक है। यहां तक क्लियर है? टोनिसिटी क्या होता है? जो आपका प्रेशर लगता है किस पे? सेल पे, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं? टोनिसिटी करते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि टोनिसिटी मेजरमेंट क्या होता है? टोनिसिटी मेजरमेंट कैसे, मतलब कि टोनिसिटी को हम मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि रेफर्स टू मेजर इवेल्यूट द इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर अ सॉल्यूशन एक्सर्ट्स ऑन सेल। सेम लाइन है ये दोनों, है ना, कि मतलब जो आपका वो प्रेशर अप्लाई करेगा किसी सेल पे उसके बारे में हम मेजर करेंगे, ठीक है। आप कहते हैं ड्यू टू नॉन परमिएबल सॉल्यूट्स व्हिच डिटरमाइंस। अब ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इस पे क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, वो किसके वजह से करेगा? नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन के वजह से होगा। अब नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो दीज आर सॉल्यूट्स दैट कैन नॉट क्रॉस, ऐसे सेल मतलब कि ऐसे सॉल्यूट्स जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसी के वजह से कह रहा है कि जो आपका ये जो आपका क्या होता है कि कहाँ गया, हाँ, एक्सर्ट अप टू नॉन सेमी परमिएबल permeable solutes which determines whether the solution is isotonic, hypertonic या hypotonic। जब इसको हम मेजर करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मतलब कि किसको, टोनिसिटी को मेजर करेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा क्या कि जो हमारा सॉल्यूशन है, बफर का सॉल्यूशन, वो हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? कोई डाउट किसी को? ठीक है, जब मैं पूछूंगी तब बताना। अब है इसमें, देखो इसमें आप सबसे मेजरमेंट के लिए पहला मेथड आता है क्या, हीमोलाइटिंग मेथड। हीमोलाइटिंग मेथड से क्या समझते हो? हीम से वहां पे ब्लड आएगा, ठीक है, ठीक है। आप कहते हैं कि देखो रेड ब्लड सेल, इसका प्रिंसिपल क्या है, रेड ब्लड सेल्स आर इजीली अफेक्टेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रेड ब्लड सेल्स को इजीली अफेक्ट करेगा, ठीक। अब इजीली अफेक्ट करेगा कहाँ, ऑफ द सराउंडिंग सॉल्यूशन। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कहाँ अप्लाई होगा, आप जो सेल मेम्ब्रेन के आसपास का वाटर होता है, ठीक है। तो अब ये अफेक्ट भी मतलब कि इजीली उसके वजह से आपका आरबीसी जो है वो इजीली अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं कि इफ द सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक, अगर सॉल्यूशन आपका हाइपोटोनिक हुआ तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो लो होगा देन किसके, ब्लड के। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्लड के प्रेशर से, ठीक है। अब कहता है कि वाटर एंटर्स द आरबीसी, इसमें क्या होगा, और वाटर जो है वो आरबीसी में चला जाएगा। आरबीसी में जाने के बाद क्या होगा, वो स्वेल होगा, स्वेल मतलब फूल जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। अभी आपने पढ़ा ना कि हाइपोटोनिक में सेल जो है वो मतलब वो बस्ट हो जाता है ना, तो क्यों बस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपका क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ब्लड से कम होता है, जिसके वजह से आपका वाटर आरबीसी में एंटर करता है। आरबीसी में एंटर करने के बाद क्या होता है, स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग के बाद वो, ठीक है। अब है आपका दूसरा, इफ द सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, अगर हाइपरटोनिक हुआ तो हाइपरटोनिक हुआ तो हाइपरटोनिक में क्या है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। जहीं मतलब जहां आपका हाइपर आया मतलब ज्यादा, हाइपो आया मतलब कम, ठीक है, आइसो आया मतलब बराबर, सेम, ठीक है। तो कहता है कि हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन ब्लड, इसका जो प्रेशर होगा वो ब्लड से ज्यादा होगा। और वाटर लीव्स द आरबीसी, इसमें क्या होगा आपका,
आरबीसी को छोड़ के वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं कि तो उसके वजह से क्या होगा आपका, जिसके वजह से आपका क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं कि इफ द सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, अगर आइसोटोनिक हुआ तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपके ब्लड का होगा, ठीक है। देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू और आउट ऑफ द सेल, ना सेल के बाहर ना सेल के, ठीक है। एंड आरबीसी रिटेन देयर नॉर्मल शेप, और आरबीसी का जो शेप भी होगा वो, अगर कोई भी आरबीसी अपना नॉर्मल शेप रिटेन कर रहा है बफर सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी आपका रिंकल सिकुड़ रहा है तो वो आपका हाइपरटोनिक कहलाएगा, और अगर डायरेक्ट क्या हो रहा है, बस्ट हो रहा है, तो वो आपका, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं प्रोसीजर पे। चलो ये तो हमने पढ़ लिया कि मतलब इसका प्रिंसिपल क्या था, किसका, हेमोलाइटिक मेथड का। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रोसीजर। क्या करेंगे, प्रिपेयर सेवरल सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग इन डिफरेंट कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन लेंगे और अलग अलग सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि कोई 2 ml का ले लिया, कोई 4 ml का ले लिया, कोई 6 ml का ले लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूशन को बना लेंगे, ठीक है। आप कहते हैं टेक द रेड ब्लड सेल्स, जो कि एकदम फ्रेश हो, मतलब जस्ट आपने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया और उसको यूज कर रहे हो आप, ठीक है। तो कहता है कि टेक द रेड ब्लड सेल एंड मिक्स देम इनटू ईच प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। अब जो आपने क्या किया है, हाँ, ये जो आपने सेवरल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया है, अब इसमें जाके हम इसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद मिक्स करने के बाद क्या करेंगे हम, जब मिक्स, एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप इसको क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो उसको क्या नहीं होने, मतलब कि वो पूरा फैल जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, बॉटम में सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब हमने जहां डाला कि वो सारा आके एक जगह नीचे आके जम गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भले घुलता रहे लेकिन जमना नहीं चाहिए नीचे, ठीक है। अब क्या है कि ऑब्जर्व द आरबीसी अंडर माइक्रोस्कोप। अब हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप लेंगे, उसके अंदर जाके हम किसको ऑब्जर्व करेंगे, आरबीसी, और क्या चेक करेंगे। अब अगर हमको पता करना है कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, इस यहाँ पे माइक्रोस्कोप और शेप का मतलब क्या हुआ कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, अपना साइज और शेप ले लेता है, ठीक है। तो यही अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको हम स्टडी करते हैं, अगर इसने अपना शेप वापस ले लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो गया। अगर फटा हुआ मिला तो हाइपोटोनिक, और सिकरा हुआ मिला तो हाइपरटोनिक, ठीक है, क्लियर है। ये अब क्या कहते हैं, चेक देयर शेप वेदर दे आर इंटैक्ट, मतलब या तो वो मतलब कंप्लीट है कि नहीं है, सिकुड़ तो नहीं गए, टूट तो बस तो नहीं हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, प्रोसीजर, हम कैसे उसको चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है। ये सिर्फ किसके लिए था, आपका हेमोलाइटिक मेथड के लिए है, ठीक है। अब है आपका क्या, इसका देखो, अब इस जो आपका ये मेथड है उसका एप्लीकेशन क्या है, मेनली यूज फॉर प्रीलिमिनरी टेस्ट्स, मतलब जो शुरुआती के टेस्ट होते हैं ना, कुछ मेथड्स पे जो डिपेंड रहते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं इसको, और जो कि नए फॉर्मुलेशन के साथ बनते हैं, ठीक है। कोई नया फॉर्मुलेशन आता है तो उसके प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम किसको यूज करते हैं, हेमोलाइटिक मेथड को, ठीक। अब कहते हैं हेल्प्स डिटरमाइन वेदर अ सॉल्यूशन इज क्या है, सेफ और फॉर पेरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक यूज, मतलब कि ये जो है आपका इंजेक्टेबल है या नहीं, ये फिर आई, ईयर, नेजल, इन सब चीज़ों के लिए आपका सेफ है या नहीं। मेनली जो ये होता है ये आपका इन दोनों के लिए होता है कि पेरेंट्रल के लिए ये सेफ है या नहीं, या ऑप्थेल्मिक यूज के लिए ये आपका सेफ है या नहीं, ठीक है। अब इसका एडवांटेज है क्विक एंड सिंपल। ये जो सिंपल, कितना सिंपल था प्रोसीजर था ना, कि हमने मान लो कि कोई 3-4 सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, उसमें हम फ्रेश कलेक्टेड आरबीसी को डाल दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बस हमको ये देखना है कि वो सेटल ना हो जाए नीचे, ठीक है। उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे कि हमारा जो है वो प्रॉपर शेप पे है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं, बस तो नहीं हो गया या सिकुड़ तो नहीं गया, ठीक है, क्लियर है। इतना सिंपल प्रोसीजर है इसका। तो यही चीज कह रहा है कि जो आपका ये है वो क्या है, क्विक एंड सिंपल। एक तो सिंपल है, ऊपर से जल्दी हो भी जाता है, ठीक। अब कहते हैं कि डायरेक्ट विजुअल कंफर्मेशन। अब हम देखो माइक्रोस्कोप से विजुअली देखते हैं और हमको तुरंत का मतलब कि कंफर्मेशन मिल जाता है आइसोटोनिसिटी का, ठीक है, कि मतलब मेरा सॉल्यूशन आइसोटोनिक है या
नहीं है, ठीक है। अब कहता है लिमिटेशन, ये जो है आपका उसका जो मतलब कि होता है वो जो डेटा आता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, मतलब कि इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है कि मतलब पूरा 100% इसमें सिक्योरिटी होगी ही, कुछ कुछ इसमें मतलब कि एक्यूरेसी की कमी भी होती है, ठीक है, प्रॉपर एक्यूरेट डाटा नहीं होता आपका। फिर कहता है रिक्वायर्स फ्रेश ब्लड। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्रेश ब्लड इसको चाहिए, मतलब क्या चाहिए, आरबीसी बोला था ना उसने, तुरंत लिया हुआ कलेक्ट करना है, ठीक है। और क्या कहता है स्किल्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब कि ऐसे किसी मतलब कि ऐसा कोई इंसान चाहिए ऑब्जर्व करने वाला जो प्रॉपर तरीके से माइक्रोस्कोप के बारे में जानता, माइक्रोस्कोपिक नॉलेज है उसको, वो इजीली ऑब्जर्व कर सके कि जो आपका आरबीसी है वो फुल है, कंप्लीट है, या फट गया या सिकुड़ गया, ये सब का उसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये हिमोलाइटिक मेथड, ठीक। चलो अब दूसरा आता है आपका क्या, मेजरमेंट ऑफ स्लाइट टेम्परेचर डिफरेंसेस। मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर में डिफरेंसेस आएंगे लेकिन स्लाइटली, मतलब हल्का सा, ठीक है। इसका प्रिंसिपल, ये एक दूसरा मेथड हो गया। पहला मेथड आपका था हीमोलाइटिक मेथड, दूसरा है आपका मतलब कि टेम्परेचर में जो आपका चेंजेस आ रहे हैं, स्लाइट चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस कॉज्ड बाय वेरिएशन इन वेपर प्रेशर ऑफ थर्मली इंसुलेटेड सैंपल्स प्रेजेंट इन कांस्टेंट ह्यूमिडिटी चैम्बर। क्या कहता है कि जो इसका प्रिंसिपल है ये किस पे बेस्ड है, टेम्परेचर के मेजरमेंट पे, ठीक है। ये जो आपका मतलब कि मेनली डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, ठीक है। क्या कहता है कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा आपका, सेम होगा कि वेदर जो मेरा सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको जो हम पता करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट के बेसिस पे करेंगे, मतलब टेम्परेचर के बेसिस पे करेंगे, ठीक। तो क्या कहता है कि जैसे एग्जांपल ले, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लैक्रिमल फ्लूइड 0.52 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है कि 0.90 डिग्री परसेंट NaCl सॉल्यूशन ऑल्सो हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका आइसोटोनिक है, क्योंकि अगर बॉडी फ्लूइड्स का ये है तो मतलब कि और NaCl का ये है तो ये हमारे क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन मान सकते हैं। अब कहता है कि देयरफॉर 0.90% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद बोथ ब्लड एंड लैक्रिमल फ्लूइड, इसके साथ भी आइसोटोनिक है, और ठीक है। ये था किस पे आपका, टेम्परेचर पे, मतलब सिंपल हमको टेम्परेचर मेजर करना है और अपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है, ठीक है। वैसा ही सॉल्यूशन हमको लेना है जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। ये और सिंपल मेथड है, टेम्परेचर मेजर किया, उसी के हिसाब से हमने क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट लिया किसका, अपने सॉल्यूशन का। अब देखो NaCl का 0.90% का सेम आता है, तो ऐसे ही मतलब कोई और सॉल्यूशन होगा जिसका सेम होगा बॉडी फ्लूइड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे हम इसको मतलब पता कर सकते हैं कि आइसोटोनिक है या नहीं है। अब इसका आपका क्या है, कौन सा, देखो आप हो गया, चलो ये तो हो गया आपका क्या, मेजरमेंट ऑफ स्लाइड टेम्परेचर चेंजेस, की टेम्परेचर के में अगर हल्का सा चेंज आने की वजह से आप कैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन पता कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ LISO। LISO क्या होता है आपका, LISO पढ़ा था ना, अरे वो कुछ नहीं बोलेगा, उसे कुछ याद नहीं रहता, वो गजनी बन गया आजकल, पता नहीं उसे क्या हो गया है, उसे कुछ नहीं याद रहता, बस याद रहता है हमको बाइक उठाना है, बैग लेना है और कॉलेज जाना, फिर कॉलेज से आना है उठ के, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ LISO, और मतलब ये भी बोल रहा है कि मतलब कैमरा चल रहा है बेइज्जती भी मत करो, गजब का हाल है, एक तो पढ़ेगा भी नहीं, एक तो कैमरा के चक्कर में तुम लोगों का क्या कहूँ बाहर आ गया, नहीं आया है। देखो LISO का कॉन्सेप्ट क्या है बताओ, LISO से मतलब समझते क्या हो, क्या है LISO रेफर्स टू ऑस्मोटिक तुरंत में पढ़ के ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया है, कहते हैं LISO रेफर्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या कहता है कि LISO का जो काम है वो क्या करता है, आपको किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमको क्या करता है, बताता है कि डेट आइसो मतलब कि वो जो आपका सॉल्यूशन है वो आपके ब्लड के सॉरी आरबीसी के साथ क्या है, आइसोटोनिक है या नहीं है, ठीक है। ये काम हो गया किसका, LISO का, ठीक। दूसरा काम क्या है इसका, दिस वैल्यू टेल्स अस हाउ मच सोल्यूट कंसंट्रेशन इन द बफर इज नीडेड टू आरबीसी डोंट श्रिंक और बस्ट, ठीक है। अब ये है कि ये हमको ये भी बताता है कि हम कितना मतलब वॉल्यूम में कंसंट्रेशन में क्या कहते हैं बफर लेंगे कि हमारा जो आरबीसी है वो बस्ट
ना हो, ठीक है। तो एक मतलब कि करेक्ट अमाउंट बताता है कि अगर आप इतना परसेंटेज में लेते हैं तो आपका जो आरबीसी है वो बर्स्ट नहीं होगा, या सिकुड़न नहीं आएगी, बर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। अब है कि तीसरा, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज ग्रेटर देन प्रिडिक्टेड बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो अब निगेटिव और पॉजिटिव इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। किसके वजह से, आयंस के वजह से। अब उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम बहुत कुछ प्रेजेंट होता है, अभी तुम पढ़ोगे आएगा इसके बाद जस्ट बाद मेजर इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स ही तुम पढ़ने वाले हो, ठीक। तो उसमें पढ़ोगे, तो इसीलिए कहता है कि सिंपल सी बात है, इसमें आयंस की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, हाँ मतलब कम हो जाना, ठीक है। वो इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब कहता है कि अब इस चीज को हमने मतलब कि सही करने के लिए टू एडजस्ट फॉर दिस करेक्शन फैक्टर एल इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इसमें एल फैक्टर को जो है वो यूज किया गया। अब एल फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर अ सॉल्यूट टाइप, ठीक है। मतलब कोई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट ले लेंगे हम, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। जैसे L इक्वल टू आई के एफ, वेयर आई जो है वो आपका क्या डिनोट करता है, वेंट ऑफ फैक्टर, के एफ जो है वो क्या आपका डिनोट करता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिया, इसको क्या इंट्रोड्यूस किया, एल, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई एक सॉल्यूट के लिए हम कोई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट ले लेते हैं कि ठीक है कि कांस्टेंट ये सेम रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि वो इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है। तो उसी में क्या, जहाँ पे एल का मतलब क्या ले लिया, आई के एफ, ठीक है। अब इसने आई के एफ एल इक्वल टू आई के एफ बोला। अब इसने ये भी बताया कि आई का मतलब क्या है और के एफ का मतलब क्या है। आई किसको डिनोट करता है, वेंट ऑफ फैक्टर को, और के एफ किसको, क्रायोस्कोपिक। ये आप आगे अभी पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कहता है कि ये जो आपका एल फैक्टर हुआ वो कैसे हो, डेल्टा टी एफ इक्वल टू एल इंटू सी। अब देखो एल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कोई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट, ठीक है। और सी का मतलब कंसंट्रेशन, मतलब कि मोल का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। और डेल्टा टी एफ क्या हो गया आपका, कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब देखो इसमें क्या कहता है, अब यहाँ तक तो चलो कि ये हमने पढ़ा कि हाँ ठीक है, ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है एलआईएसओ का, जिसमें क्या होता है आपका, ये बताता है कि जो आपका रेड ब्लड सेल है वो जो सॉल्यूशन है वो आरबीसी के साथ आइसोटोनिक है या नहीं है, ठीक है। दूसरा हो गया कि ये सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बताता है कि मतलब कितना बफर रिक्वायर्ड है जिससे आपका आरबीसी बर्स्ट नहीं होगा। तीसरा क्या है कि मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट के मामले में क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज्यादा आएगी क्योंकि उसमें आयंस की प्रेजेंस होती है, ठीक है। क्लियर है। आप कह रहे कि टू एडजस्ट फॉर दिस करेक्ट, मतलब कि उसके बाद क्या किया, इसने एल फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें क्या हो गया कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू एल इंटू सी, जहां पे एल का मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक कांस्टेंट और मतलब कि सी का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आया एल आइसो वैल्यू होता क्या है। एल आइसो का मतलब देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इसका मतलब बताया गया है कि क्लियर कि हाँ इसका यही मतलब होता है, ठीक है। लेकिन तोड़ मोड़ नहीं कहते कि जोड़ मोड़ तोड़ मरोड़ के जो बना वो क्या बना, आइसोटोनिक लाइसिस वैल्यू, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या, किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन एट विच रेड ब्लड सेल्स रिमेन्स इंटैक्ट विदाउट श्रिंकिंग और बस्टिंग, जिसमें आरबीसी है वो सही सलामत रहे बिना फटे हुए, मतलब कि बिना टूटे हुए या फिर बिना सिकुड़े हुए, ठीक है। अब तुम्हारे लैंग्वेज में तो यही कहेंगे ना कि मतलब बिना ब्लास्ट हुए और बिना सिगरे हुए, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, एल आइसो वैल्यू में। क्योंकि देखो अब ये पढ़ा था ना कि हमको ये बताता है सिंपल से कि कितना हम इसमें ऐड करेंगे, क्या, बफर, जिसके वजह से हमारा आरबीसी बर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ भी सेम चीज आया ना। अब कहते हैं कि जो इसमें जो मेन आपका टॉपिक है वो क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल स्लाइन, जिसमें आपका 0.9% NaCl हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर टू
ब्लड। इसका जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, ब्लड के बराबर होगा। ऑफन यूज्ड एज एल आइसो रेफरेंस, और ये एल आइसो का एज अ रेफरेंस भी यूज होता है, ठीक है। अब कहते हैं इफ अ बफर हैज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन एल आइसो, आरबीसी में बस्ट। हमेशा याद रखना, चाहे लोअर हो या अपर हो, मतलब कि हायर हो, उसको बस्ट होना तय है या सिकुड़ना तय है, जब तक वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि बराबर होगा तभी आइसोटोनिक होगा, अदरवाइज वो आइसोटोनिक नहीं होगा, ठीक है। तो वही कहता है कि इफ हायर आरबीसी श्रिंक, अगर लोअर हुआ तो फट जाएगा और हायर हुआ तो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। दोनों ही केस में हमारे कोई काम नहीं आने वाले, ठीक है। अब कहते हैं डिटर्मिनेशन कैसे पता करोगे, किसका कितनी रिक्वायरमेंट है हमको, किसका बफर का, कि हम अपना जो उसको बॉडी फ्लूइड्स के बराबर मेंटेन कर सके, ठीक है। तो कहता है कि मेजर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स एंड कैलकुलेट। क्या होता है एल आइसो इक्वल टू एल आइसो इक्वल टू क्या होता है, बोल रहा था वो बेचारा तुमको, रुक देखो। एल आइसो वैल्यू में क्या क्या था, सिंपल सी बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, ठीक। तो उसमें क्या कहते हैं, एट विच आरबीसी रिमेन्स इंटैक्ट, और मतलब बिना जो बस्ट हुए या बिना सिकुड़े हुए वो कांस्टेंट रह सके, ठीक है। उसके लिए हमको कितना कंसंट्रेशन किसका चाहिए, बफर सॉल्यूशन का, ठीक है। फिजियोलॉजिकल सलाइन कितना हो गया आपका 0.9% हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर टू ब्लड, तो ये आपका आइसोटोनिक में आ गया ना। अब आया आपका इफ अ बफर हैज अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपका हाइपोटोनिक में आ गया, ठीक है। और ये आपका इफ हायर आरबीसी श्रिंक, ये आपका हाइपरटोनिक में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब डिटर्मिनेशन कैसे पता करेंगे, तो मेजर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स एंड कैलकुलेट। सिंपल सा मतलब है कि एल आइसो इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल्टा टी एफ इक्वल टू कंसंट्रेशन, सी का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन, ठीक है। और डेल्टा टी एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, याद रखा करो। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, फॉर 0.90% NaCl सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ इक्वल टू इसका क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, जो आपका ये वैल्यू आएगा उसको आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पुट करोगे। और जो आपका मोलर कंसंट्रेशन आएगा उसको यहाँ पुट करोगे। ये हो गया क्लियर। अब दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपका क्या आया, 3.4 आया, ठीक है। तो अब ऑब्जर्वेशन में आपका जो आपका मोस्ट यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट एल आइसो वैल्यू क्या आएगा आपका 3.4। सिंपल है, यहाँ आपका क्या दिया रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया रहेगा, मोलर कंसंट्रेशन दिया रहेगा, दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है और आपका जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, वो क्लियर कर लोगे, ठीक है, क्लियर है, डन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैलकुलेशन है ना, मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। तब तक के लिए इसको पढ़ लेना क्योंकि ये आगे भी रिपीट होगा आपका, ठीक है, क्लियर है। चलो, थैंक यू।